नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। देश के जाने माने पहलवान फिर से इंसाफ की आस में पिछले 9 दिनों से धरने पर हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन पहलवान गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। पहलवानों के धरने के बीच सियासत भी तेज हो गई है। रेसलर्स के मंच पर धीरे धीरे सही राजनीतिक पार्टियों का जमघट लगने लगा है और पहलवानों के बहाने सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, जबकि असल मुद्दा पहलवानों को इंसाफ दिलाने का है, जिसकी लड़ाई वो खुद लड़ रहे हैं। दरअसल धरना स्थल पर कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाए थे, जिसके बाद पहलवान नाराज भी हुए। पहलवानों का कहना है कि वो अपने मंच को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन राजनीतिक फायदा खोने की भरपूर कोशिश भी हो रही है। सवाल वही है कि क्या पहलवानों का धरना राजनीति की बलि चढ़ जाएगा? इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नेताओं की बयानबाजी भी सुन लीजिए जो आज जंतर मंतर पर पहलवानों के बीच पहुंचे। अब देश के लिए सवाल यह है कि क्योंकि दोषी एक बड़ा आदमी है, तो क्या यह सिस्टम उसे सुरक्षा कवच पहना रहा है या मंशा सजा देने की है? किसी भी केस की बुनियाद एफआईआर होती है और एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अभी तक वो डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं हुए। मेरा सवाल है 10 दिन क्यों लगे एफआईआर दर्ज कराने में? यदि फेयर होता तो एफआईआर जिस दिन हुई थी, कंप्लेंट जिस दिन की थी, 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करके अपराधी को पकड़ा जाना चाहिए था। तो फेयरनेस तो गायब है। आप सुन रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू और हरीश रावत को। वहीं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब गिरफ्तारी की मांग हो रही है। ब्रजभूषण सिंह ने अपने पर लगे आरोपों को लेकर इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। चाहते हैं मंच को कुछ लोगों ने सियासी बना दिया और आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। अगर षड्यंत्र हो रहा है, ये शुरू से सियासी है, ये शुरू अच्छा, से सियासत कर षड्यंत्र रही है। कौन कर रहा है? षड्यंत्र कोई कारोबारी कर रहा है या कोई राजनेता कर रहा है? फर्स्ट डे से सियासत चल रही है। इनको अगर मुझसे तकलीफ होती तो 1 सप्ताह पहले मुझसे मिलने ना आते। सारे खिलाड़ी आए हैं और किस लिए आए हैं भी बता सकता हूं कि सर मेरा कैंप में नाम डाल दीजिएगा, सर मुझे ट्रायल की परमिशन दे दीजिएगा। मैंने सबसे कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, एक एप्लीकेशन आप भेज दो, आपको ट्रायल की परमिशन मिल जाएगी। आपने अभी तक बताया नहीं कि षड्यंत्र अगर कर रहा है तो कौन कर रहा है। हर एक इंटरव्यू में आप ये कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में अपने ये कह रहे हैं कोई कारोबारी है जिसने आपके खिलाफ 100 करोड़ 200 करोड़ खर्च कर दिए हैं आपका पूरी तरह से आप राजनीतिक डाउनफॉल करने के लिए, और आपको कई बार जान को खतरा भी नजर आ रहा है। कौन है वो? आप तो डरते नहीं, आप तो बहुत बेबाक हैं। आप तो वो हैं जिसने एक इंटरव्यू में ये तक भी कहा कि आपने गोली खाई है और गोली मारी है, एक हत्या भी की है आपने। आप तो इंटरव्यू में ये तक भी कहते हैं। फिर कौन है जो आपके पीछे पड़ जाएगा? बार बार मैं देखिए वो सारी चीजें आ चुकी है। एक कारोबारी है, बाबा है और कुछ लोग हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं है जिससे मैं सब कुछ देख लूं। लेकिन एक सवाल उठता है कि कपिल सिब्बल की फीस जो है 50 लाख रुपया है और पर हियरिंग की आप देखिए पैसा क्या लगता है कि नहीं लगता है। आंदोलन में वहां कम से कम दिन भर का खर्च 1000 रुपया, 2000, 4000, 10,000, 20,000 होगा। ये कैसे चलता है? इसके पीछे लोग हैं, कारोबारी हैं और जो हमारे विरोध में भी है, हमारे सरकार के विरोध में भी है। आज आप देखिए कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अमेरिका का कोई आदमी है जिसने जो है ट्रंप के खिलाफ किया था, सारस या क्या नाम है, उसका भी नाम आ रहा है। हम क्या क्या बताएं आपको। लेकिन ये आंदोलन शुरू से राजनीतिक था और राजनीतिक है। अगर ये गैर राजनीतिक आंदोलन होता तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बच्चे घर चले गए होते। ये आंदोलन शुरू से राजनीतिक था और राजनीतिक है। ब्रजभूषण शरण सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन देश के सवाल के कुछ सवाल हैं जो आज के इस प्रदर्शन धरने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
खिलाड़ियों का यह अखाड़ा जहां पर बातें खिलाड़ियों की होनी थी, वहां पर राजनेताओं की पहलवानी क्यों कर शुरू हो गई? क्या राजनीति की बलि चढ़ने की तैयारी में है महिला खिलाड़ियों का यह मुद्दा? क्या चढ़ जाएगा? असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश दरअसल कौन कर रहा है? कौन उस मेन मुद्दे से चीजों को भटका रहा है? और ब्रजभूषण क्यों लगातार राजनीतिक साजिश का ही आरोप लगा रहे हैं? तो हमारे साथ कई हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवीण अत्रे साहब, नेता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे सीधे उनसे भी सवाल होगा क्योंकि बीजेपी के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। वहीं ए के मिश्रा साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रवीण शाह तो जुड़ गए हमारे साथ। रितु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगी। विनय मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्पोर्ट्स एडिटर एंड डिजिटल के इंडिया न्यूज से। इस वक्त वही मौजूद हैं जहां पर यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं इससे पहले कि तमाम मेहमानों का रुख करूं देश का सवाल में और चर्चा को सार्थक तरीके से आगे बढ़ाऊं, मैं कोशिश करूंगा समझना मैं भी चाहता हूं, समझना सभी लोग चाहते हैं कि क्यों जो मेडल लाते थे वो आज जंतर मंतर पर जाकर बैठ गए। क्या कहीं बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास हो गया इन चीजों के पीछे, या वो जेन्युइन बातें रहीं? छोटी बातों से खिलाड़ी जमीन पर जाकर नहीं बैठता, ये तो तय है। तो बड़ी बात क्या है, वो कौन सी चीज चुभी, वो किस चीज का हल चाहिए? मैं मनोज जोशी आपके पास आऊंगा। आज का दिन राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण रहा। कई राजनेता वहां इस धरने का हिस्सा बनने के लिए वहां पर पहुंचे। तस्वीरें वहां पर क्या है, संदेश अब क्या निकल कर आ रहा है? देखिए, दो जांच कमेटियां जो बैठी और उनकी जो रिपोर्ट थी उसमें बहुत विलंब हुआ, और विलंब क्या, रिपोर्ट सार्वजनिक ही नहीं हो पाई। और उसके बाद जो है एफआईआर में विलंब हुआ। जो काम 6 दिन में हो जाना चाहिए था, 1 दिन में होना चाहिए था, उसके लिए 6 दिन लगे। तो इस तरह से पहलवान बहुत हताश हो गए, निराश हो गए। और यहाँ रही सही कसर जो है, यहाँ आने वाले जो धरने प्रदर्शन पर जो राजनीतिक दलों के नेता थे उन्होंने पूरी कर दी। पप्पू यादव यहाँ पर आए, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में बहुत अनर्गल टिप्पणियां की। और उसके अलावा यहाँ पर जो है सत्यपाल मलिक आए, उदित राज आए, जिन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में बहुत टिप्पणियां की और बहुत उनके खिलाफ नारे भी लगाए गए। अब यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो सवाल उठाया है वो पहलवानों को भी, मैंने अभी पहलवानों से भी मेरी एक अनौपचारिक बातचीत हो रही थी, उनसे मैंने यही पूछा कि आपकी सफलता में बहुत बड़ा हाथ सरकार का भी है, क्योंकि टॉप्स जो स्कीम है उससे आपको पैसा मिलता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपके लिए आधुनिकतम उपकरण उपलब्ध कराती है और आपको संसाधन उपलब्ध कराती है, और फिर वहीं आप ही के मंच पर सरकार विरोधी नारे लगते हैं। तो उनका कहना था कि हमने किसी को ऐसा नहीं कहा नारे लगाने के लिए, हमने तो खुला मंच रखा था। मैंने कहा ये तो आपको इस बारे में तहकीकात करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा पिछली बार हमने ऐसा नहीं किया था, हमने किसी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया, क्योंकि फिर इस बार हमने पॉलिटिशियंस को आमंत्रित किया, उसमें कुछ लोग ऐसे आ गए जो हम नहीं चाहते थे कि इस तरह की टिप्पणियां करें। तो इस तरह की टिप्पणियों से बवाल मच गया और बेवजह का विवाद खड़ा हो गया। जी, लेकिन इस बात का अंदाजा तो उनको पहले से था कि अगर इस तरीके से राजनीतिक दलों के लोगों को अपने मंच का इस्तेमाल करने देंगे तो वहां पर विरोधी विचारधारा के ऊपर ताने भी कसे जाएंगे, तंज भी कसे जाएंगे। और यहां पर विरोधी जो विचारधारा की बात आती है वो देश की सरकार की बात सामने आती है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह उसी बीजेपी के एमपी हैं और WFI के अध्यक्ष भी। दरअसल पहलवानों को अपनी कुश्ती के अलावा, कुश्ती कला के अलावा वो बहुत ज़्यादा चीज़ों का पूर्वानुमान नहीं लगा पाए। उनको लगा कि पिछली बार जो है, क्योंकि हमने पॉलिटिशियंस को अलाउ नहीं किया था, शायद उनके धरने की असफलता या विफलता का वो एक कारण साबित हुआ। लेकिन इस बार उन्होंने वही कोशिश की कि किसी भी तरह से पुरानी गलतियों से सबक सीखा जाए, लेकिन उससे गलतियाँ और होती चली गई। अब यहाँ इससे ज़्यादा विचित्र स्थिति क्या होगी जब ये आरोप लगता है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लखनऊ हॉस्टल में जब यौनाचार संबंधी मामलों के बारे में पूछताछ की जाती है पिछले साल, तो उस वक्त पहलवान कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर यह भी कहा जाता है कि
जब 2012-2013 से इस तरह के आरोप लग रहे थे तो उनको फिर उनकी शादी ब्याह या ऐसे कार्यक्रमों में क्यों बुलाया जाता था, क्यों उनके साथ हंस हंस कर फोटोएं खिंचवाई जाती थी। तो ये सब सवाल उठे हैं, लेकिन पहलवानों का अपना स्टैंड है। उनका कहना है कि उनकी गिरफ्तारी बहुत जरूरी है, उसके बिना हम टस से मस नहीं होंगे, क्योंकि हमें बहुत प्रताड़ित किया गया है। एक नहीं बहुत से मामले हैं। अब वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जिस तरह से अनुराग ठाकुर की जो कमेटी है, ओवरसाइट कमेटी, अब उसका दायरा, जांच का दायरा जो है बढ़ाने की बात की जा रही है कि उसका दायरा बढ़ाया जाएगा और उसमें जो महिलाएं रह गई हैं आरोप लगाने से उन्हें भी मौका दिया जाएगा। लेकिन विनेश फोगाट से लेकर तमाम पहलवान कह रहे हैं अब हमारा ओवरसाइट कमेटी पर कोई भरोसा नहीं है, अब हमारा कोई भी सदस्य उसमें कोई जवाब नहीं देगा, ना कोई अपना बयान दर्ज करेगा। अब सवाल है कि आपको किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना। अब आपको फेडरेशन पर भरोसा नहीं है, आपको जो है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर भरोसा नहीं है, आईओए पर भरोसा नहीं है, और तो और पुलिस प्रशासन पर भी भरोसा नहीं है। तो अब जब पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ी संभावना इस बात की भी है कि आने वाले समय में आप सीबीआई से जांच कराने की भी पहलवान मांग कर सकते हैं। चलिए, पहलवान मांग कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपने बाकी गेस्ट के पास रुक करूं, एक संक्षेप में जवाब मुझे और दे दीजिए, कौन कौन से ऐसे नामी पहलवान अब इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं जो यहां मौजूद हैं, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के अलावा? देखिए जी, एक तो सत्यव्रत कादियान हैं जो साक्षी मलिक के पतिदेव हैं और एशियन चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, और एक अन्य एशियन चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट जितेंद्र यहां पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर 3 या 4 परिवारों के लोग हैं और पहलवानों की संख्या जो है तकरीबन 12 या 13 के करीब है। तो और बाकी जो पहलवान जो पिछले धरने में मौजूद थे वो यहाँ पर नहीं है। रवि दहिया यहाँ पर नहीं है, वीरेंद्र पूनिया यहाँ नहीं है, जो कि रवि दहिया आप जैसा कि जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में उनका सिल्वर मेडल आया था, वो यहाँ नहीं है। तो अब कुछ ने तो अपनी दूरी बना ली है और कुछ विभागों ने भी दूरी बना ली है, जैसे एसएससीबी सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम जो है किसी भी अपने पहलवान को इस धरने में जाने की इजाजत नहीं देंगे। हरियाणा पुलिस ने भी ये फरमान जारी कर दिया है। अब सवाल उठता है कि ये सभी पहलवान तो रेलवे में काम करते हैं, रेलवे ने ऐसा फरमान अभी तक जारी नहीं किया है। जी ठीक है, मेरे साथ प्रवीण अत्रे साहब जुड़े हुए हैं, के मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं, एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव, आपसे मैं बात करूंगा क्योंकि कानून की भी जानकारी आपसे समझना चाहेंगे इस मामले में। रितु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस, विनय मिश्रा प्रवक्ता आप मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रवीण अत्रे साहब, आपका ही रुख कर लेते हैं, नेता बीजेपी के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े हैं। क्या वाकई आपको भी लगता है, जैसा कि ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे थे, कि ये राजनीतिक साजिश थी, है? क्या वाकई ये राजनीतिक साजिश है? देखिए, पहले तो हमें एक बात को समझना पड़ेगा। लगातार एक बात कही जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष इस वजह से नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, क्योंकि कुश्ती संघ एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बाकायदा चुनाव लड़के उसका अध्यक्ष बना जाता है। ब्रजभूषण सिंह ने चुनाव लड़ा और वो अध्यक्ष जीत गए। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन इसलिए बार बार ये सवाल खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, एक इंडिपेंडेंट बॉडी भारतीय जनता पार्टी का कुश्ती संघ से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन जो बात आपने पॉलिटिसाइज की है, देखिए इस विषय के अंदर जब धरने की स्टेज से सरकार विरोधी नारे लगे, मोदी जी की कब्र खोदने के नारे लगे, वो नारे लगे जो शाहीन बाग में लगते थे, अगर इस तरह के नारे लगेंगे और इस तरह की बातें होंगी तो स्वाभाविक है कि खुद ब खुद इस विषय को पॉलिटिसाइज कर लिया गया, या यूं कहिए कि ये विषय पॉलिटिसाइज होता नजर आने लगा। नहीं, एक मिनट बस यहीं पर आपको रोकूंगा, जवाब का मौका आपको दूंगा। आप कह रहे हैं कि इस तरह के नारे लगे, ये नारे तो पहली बार इस बार लग गए, उसका खेद भी जताया उन्होंने। 18 जनवरी 2023 जब पहली बार ये लोग बैठे थे, किसी को भी नहीं बुलाया था, क्या तब भी राजनीतिक साजिश थी? क्योंकि इशारा ब्रजभूषण जी की तरफ से यही है कि राजनीतिक साजिश थी और है। मैं इस पर आपका जवाब चाहता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है, मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि मैं ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रवक्ता नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी का। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि सांसद है धरने की। जी वही जवाब दे। जी बिल्कुल सांसद है, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कुश्ती संघ के इश्यू की। कुश्ती संघ एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके वो अध्यक्ष है। ये दोनों एक अलग अलग बॉडीज है, दोनों अलग अलग संस्थाएं। लेकिन यहाँ विषय जो आपने जनवरी के धरने की बात की, देखिए जनवरी में जब धरना दिया, खेल मंत्रालय ने संज्ञान लिया और बाकायदा पहलवानों से बात करके ही कमेटी बनाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि जब एक कमेटी बन गई थी तो पहलवानों को उस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया, उनको लगा कि रिपोर्ट में देरी हो रही है वगैरह वगैरह, उनके अपने कारण।
उसके बाद वो इस विषय को लेकर अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस एफआईआर के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे कि साहब एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो अब उनको इस बात पे विश्वास भी करना चाहिए। मामला कोर्ट में चला गया है तो उनको इस बात का धैर्य रखना चाहिए कि जब मामले की जांच होगी, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो कम से कम थोड़ा धैर्य का परिचय देते तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, लेकिन बजाय धैर्य का परिचय देने के जिस तरह के बयान अलग अलग आ रहे हैं, ये काउंटर था मेरे पास, मैं आपकी इस बात को समझ गया, मैं रखूंगा इस बात को भी सामने। लेकिन मेरे साथ इस वक्त रंजीत खोसापा साहब भी जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेसलर हैं, और मैं कोशिश करूंगा अगर बाकी गेस्ट इस बात का बुरा ना माने तो मैं रंजीत खोसापा साहब को बीच में लाना चाहूंगा डिबेट के। रंजीत जी, जो कुछ भी जंतर मंतर पर चल रहा है, खेल संघों के अंदर क्या हालत है वो सामने ला रहा है, या खेल संघों के एक वर्ग की चिंताओं को ही सामने ला रहा है? क्योंकि सभी पहलवान, सभी लोग इसमें शामिल हो गए हो, वो तस्वीर भी इस प्रदर्शन में उभरती हुई नहीं दिखी है। नमस्ते, मैं रंजीत खाशाबाद यादव महाराष्ट्र से बात कर रहा हूं सर जी। आप सभी को पता होगा कि मेरे पिताजी स्वर्गीय पहलवान खाशाबाद यादव, जिन्होंने देश के लिए पहला व्यक्तिगत तौर का ओलंपिक का मेडल हासिल किया था 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में जी, और उनके बाद हमारे देश को 44 साल मेडल के लिए और तारीफ की। मैं उनका लड़का एक खिलाड़ी होने के नाते यहाँ पे ऐसा बयान करना चाहूंगा कि आज जो सवाल वहाँ पे जंतर मंतर पे उठ रहे हैं, जनवरी में उठे थे, अभी पिछले 5-7 दिनों से उठ रहे हैं, तो मैं ऐसा मानूंगा कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जब देश की बागडोर अपने हाथों में ली 10 साल पहले, तो देश की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी चल रही है। लेकिन अभी इसमें जो इन्वॉल्व महिला खिलाड़ी है, पुरुष खिलाड़ी है, तो इनका जो आरोप है वो आरोप की जांच निष्पक्षपाती तौर पे होनी चाहिए, और जो कुछ उसमें सामने आता है वो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि जो खिलाड़ी होंगी, महिला खिलाड़ी होंगी, पुरुष खिलाड़ी होंगे, उनके मन में किसी भी तरीके का भय या डर नहीं होना चाहिए। डर नहीं होना चाहिए। उसके लिए सुरक्षा की बात भी दिल्ली पुलिस ने कही है, उसके लिए निष्पक्ष जांच की तैयारी भी हो गई है, एफआईआर भी इस वक्त दर्ज कर ली गई है, और अब उस पर आगे किस तरीके से जांच चलती, क्योंकि अभी पहलवानों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बाकी लोग भी जुड़े हैं। ऋतु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर मेरे साथ जुड़ी हुई है। इसके बाद मैं रुक करूंगा कपीश भाई आपका भी, लेकिन ऋतु चौधरी, अभी आपने सुना प्रवीण अत्रे साहब को, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं इस पूरी बात पर, जहां पर एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश थी और अभी भी है, जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीतिक रूप से प्रेरित है? देखिए, ये जो पहलवान बेटियां जो बैठी हैं धरने पर, ये आज नहीं बैठी हैं, ये जनवरी में भी बैठी थी जी। और उस वक्त जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है कोई पॉलिटिकल मंच वो नहीं बना था, या कोई पॉलिटिकल पार्टी जो का समर्थन उन्होंने नहीं लिया था। लेकिन उस वक्त भी जो है सरकार का रवैया जो था वो बिल्कुल जो है ऐसा था कि ना उन्होंने इसके बारे में कोई संज्ञान लिया है, कमेटी का वादा करके और छोड़ दिया गया। उसके बाद अब फिर से बेटियां बैठी क्योंकि न्याय नहीं मिला था। और मुझे बहुत आश्चर्य है इस बात का कि मेरे भाजपा के प्रवक्ता, मेरे साथी जो हैं, वो इतनी बेबाकी से, और क्या मैं ये शब्द यूज नहीं करना चाहती, लेकिन इतनी बेशर्मी से वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं ब्रजभूषण सिंह का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं। आप ब्रजभूषण सिंह के प्रवक्ता नहीं है तो क्यों नहीं ब्रजभूषण सिंह अब तक सलाखों के पीछे पहुंचा? पहली बात। दूसरी बात, अगर ब्रजभूषण सिंह जी का और भाजपा इससे अपने आप को अलग रख रही है, तो ब्रजभूषण सिंह बार बार ये क्यों कहता है कि अगर मोदी जी मुझे बोल दें या अमित शाह जी मुझे बोल दें तो मैं फौरन इस्तीफा दे दूंगा? तो क्या अब तक जो है जो कुछ भी हो रहा था वो मोदी जी के और अमित शाह जी के इशारे पर हो रहा था? क्या बेटियों का शोषण जो हो रहा था वो मोदी जी के और अमित शाह के इशारे पर हो रहा था? कि जो इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि अगर वो बोल दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्या बेटियों का इल्जाम लगाना और पॉक्सो एक्ट का लग जाना, क्या ये काफी नहीं है उनके इस्तीफा देने के लिए? और क्यों नहीं इस चीज पर अभी तक भी संज्ञान लिया गया?
अभी तक भी भाजपा ने उस सांसद की सदस्यता को क्यों नहीं रद्द किया और अपने आप को उसको जो है अपनी पार्टी से अलग क्यों नहीं किया? क्या वो इसमें कोई राजनीतिक फायदा देख रही है या फिर बेटी बचाओ का नारा केवल नारा ही बन के रह गया है और भाजपा का बेटियों से असल में कोई संवेदनशीलता या कोई उनकी आत्मीयता, कोई उनको सिंपैथी बेटियों से है नहीं, उनका संबंध केवल और केवल वोटों से है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि इस प्रकार का व्यक्ति जो इतना बड़ा बाहुबली है और इतने मुकदमे उस पे दर्ज है, आप देखिए एक पोस्टर तो जंतर मंतर पे लगा हुआ है जिसमें 38 मुकदमे जो है वो संगीन धाराओं में उस व्यक्ति पर दर्ज है जिस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। वो मुकदमे जो है फाइलों में बंद है और 2 मुकदमे अब हो गए, टोटल जो हो जाते हैं 40 जो है संगीन धाराओं में मुकदमे इस व्यक्ति पर दर्ज है। इस प्रकार के अपराधी बलात्कारी को और जो ये सरकार जो ये बात करती है कि वो माफिया और अपराधियों के खिलाफ की बात करती है, मैं कह रही हूँ सब अपराधी बलात्कारी माफिया तो आपकी सरकार में बैठे हुए हैं और बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और इसको तो आपने बच्चों के सर पर लाके बैठा दिया है। कौन कौन किस किस बड़े पद पर बैठा है उनके नाम भी बता दीजिए। इस प्रोग्राम में ये भी साफ हो जाए कि कौन कौन किन बलात्कारी उन पदों पर बैठे हुए हैं। ऑथेंटिकेट करेंगी ना आप? देखिए बलात्कारी बैठे हुए थे, कुलदीप सेंगर बैठे हुए थे बड़े पद पर, बड़े जो नेता थे भाजपा के, चिन्मय नंजी है बड़े नेता थे भाजपा के। अभी मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं अपराधियों के साथ मेरी कोई सहानुभूति नहीं है, किसी तरह की सहानुभूति नहीं है अगर उन्होंने अपराध किया है, लेकिन विषय से हटकर अगर आप जाएंगे तो फिर आपको उस चीज को सामने रखना पड़ेगा। मैं रुक करूंगा एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव का जो कानून के जानकार भी। आऊंगा प्रवीण अत्रे साहब, आऊंगा। आप जवाब एक साथ दीजिएगा, जवाब एक साथ दीजिएगा क्योंकि अगर राजनीतिक मैदान हो गया है तो जवाब दीजिएगा। एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव, मैं एडवोकेट सबको बराबर समय दे रहा हूँ। देखिए रितु जी सबको बराबर समय। आप ये मत कीजिए, आपने मेरे से कोई सवाल पूछा, देखिए आपने अगर मुझसे कोई सवाल पूछा है तो उसका जवाब तो मुझे देने दीजिए। आपने मुझसे बलात्कारियों की लिस्ट नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगा कहीं उचित नहीं होगा। नहीं, हम फिर किसी और पर चर्चा करने लगेंगे। सवाल में जवाब का वक्त कितना मिला इस पर चर्चा होने लगेगी, वो विषय नहीं है। एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव, बेटी बचाओ को नारा देने वाले जो एफआईआर दर्ज हुई है एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव, इसके अलावा 7 महिला पहलवान हैं जिनमें से एक माइनर भी है। उस माइनर का जो किस्सा है पॉक्सो में है। मैं ब्रजभूषण शरण के ऊपर आपका कमेंट अलग से जानना चाहूंगा। साथ ही ये भी अगर पॉक्सो एक्ट में किसी तरह का कोई मामला दर्ज होता है तो क्या इंतजार किया जाता है गिरफ्तार करने या हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए? देखिए एक बात बहुत स्पष्ट ही है कि जिस समय दामिनी का केस हुआ था उसमें तमाम संशोधन हुए और उसी के अंतर्गत सीआरपीसी की कई धाराओं में परिवर्तन किया गया था। 154 के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करती है पुलिस, लेकिन पुलिस को इस संदर्भ में एक प्रथम रूप से पहले प्रथम दृष्टया इस बात की जानकारी कर लेनी चाहिए कि ये संज्ञेय मामला घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक फौरी जांच करती है, उसके बाद वो लेकिन जहां संबंधित का मामला आता है कोई प्रकाश में तो ये इस रूप से होता है कि अगर कोई उसको जो है वो ये एफआईआर अगर इस तरीके का आरोप लगा रही थी ये लोग, तो क्या ये तहरीर किसी थाने में दी गई थी या नहीं दी गई? मैं एज एक वकील आपसे कह रहा हूँ। हाँ, मैं उसी तरह से दोनों जानकार दोनों चीजें आपसे जानना चाहता हूँ। एक वकील के तौर पर भी बताइए कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, और राजनीतिक रूप से भी आपका जवाब चाहिए। मैं राजनीतिक पार्ट अपने सेकंड उसमें कहूंगा, मैं एज ए अधिवक्ता आपको चीजें कह रहा हूं। जब अगर कोई किसी लड़की के साथ ये वारदात हुई थी और अगर उन्होंने इस तथ्य की सूचना एक प्रथम सूचना के लिए तहरीर बना करके संबंधित किसी थाने में दिया था, तो अगर दिया था, मुझे नहीं पता दिया कि नहीं दिया, अगर उन्होंने दिया था तो तत्काल उस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट उस थाने के भार साधक अधिकारी को दर्ज करनी चाहिए थी और उसके बाद एक फौरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद गिरफ्तारी सुनिश्चित कर, क्योंकि
ये मंत्री हैं तो थोड़ा सा ये जरूर है कि इनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे एक आदेश लेना पड़ता है, वो लेकर के किया जाना। अब मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि ये जो पत्रकार हैं, ये जो महिलाएं हैं, रेसलर्स हैं हमारी, ये रेसलर्स जनवरी के माह में आई थी इस धरने और प्रदर्शन, और इसको ये देख के लगता है कि इनकी तमाम एप्लीकेशंस अगर कहीं पड़ी थी और उस पर कोई जवाब नहीं मिला, तब हमको लगता है कि कोई नारी अपनी अस्मिता को लेकर के चौराहे पर आती है, क्योंकि ये नारी की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। जो यौन उत्पीड़न का आरोप है हल्का आरोप नहीं होता है। हमारे घर भी, आपके घर भी माँ बहन बेटियां हैं, और अगर इस तरीके की कोई चीज हो तो आदमी तत्काल उसको लाना भी एक बहुत ब्रेवरी का काम होता है। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि भारत में बहुत से ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं कि जिसमें जानबूझ करके इस तरीके के भी आरोप लगाए, लेकिन इसमें जो विधिक रूप से कार्रवाई की स्थिति है वो यही है कि तुरंत एफआईआर दर्ज करना चाहिए भार साधक अधिकारी को और उसकी जांच करनी चाहिए। अभियुक्त को अगर प्रथम दृष्टया लगता कि नहीं मामले में कुछ सच्चाई, क्योंकि ये दो लोगों के अंतर के बीच एक बंद कमरे का मामला होता है, तो ये तो आवश्यक 99% ट्रायल में ही समझ में आता है कि फेक है या नहीं। तो एक पुलिस को करना चाहिए, उसके बाद उसको समुचित जो है आदेश लेने के बाद गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी चाहिए। और हम तो इसलिए कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह साहब जो हैं वो एक सांसद हैं और उन पर एक बहुत बड़ा आरोप इन महिला पत्रकारों ने लगाया, जिस पर भारत विश्वास करता है और आप पर भी भारत विश्वास करता है, क्योंकि आप सांसद हैं, आप एक जगह का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जहां इस बात की बात है तो इनको तत्काल चाहिए था कि इस्तीफा दे दे। अगर ब्रजभूषण सिंह साहब उसी समय इस्तीफा दे दिए होते, और हम ये समझते हैं कि अगर ब्रजभूषण साहब इस्तीफा दे देते तो बहुत सी कार्रवाइयों में परिवर्तन दिखता, लेकिन आज ब्रजभूषण सिंह साहब आज भी इस्तीफा नहीं दिए। तत्काल तो बहुत कुछ नहीं हुआ, इस्तीफा भी नहीं दिया गया, एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक चौंकाने वाली बात थी। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई और इतने आंदोलन के बाद एक एफआईआर बलात्कार के धारा में नहीं दर्ज हो रही है, तो आप बताइए फिर जस्टिस कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा? ठीक है, सरकारें जस्टिस करने के लिए बनती हैं, जस्टिस करने के लिए सरकारें बनती हैं। मैं आगे मेरे पास वक्त बहुत है कपिश भाई। विनय मिश्रा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनय भाई, क्या वाकई पहलवान एक इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं जैसा ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है? विनय मिश्रा जी, अनम्यूट कर लीजिए खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा कहना ये है कि इस देश में आज भी बेटियों को घर से निकल के, और वो भी वो पहलवान जिनका फ्यूचर स्टेक पे हो, जिनका जिंदगी भर के लिए अब ये जो दाग है जिंदगी भर उनके कैरियर पे लग चुका है कि यौन शोषण का जो है इन्होंने आरोप लगाया था, ऐसी लड़कियां अगर घर से निकली हैं तो निश्चित तौर पे ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक जो है ब्रजभूषण पे जो है आरोप है। ब्रजभूषण पे इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा से बेटी आती है, पूरे देश में आज जो है लड़कियां निकलती हैं। तो आप मेरे से पहले कपिश जी बता रहे थे कि लड़कियों को बहुत हिम्मत चाहिए ये बात कहने के लिए कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई या उनके साथ यौन शोषण हुआ या किसी ने उसके साथ गंदी हरकत की, और वो भी हरियाणा जैसी जिसकी मदर, मैं पढ़ रहा था फोगाट के बारे में, उसकी मदर 32 साल की उम्र में जो है वो विधवा हो गई थी। एक ऐसी बच्ची जो बिना बाप के निकली और आज देश का नाम रोशन किया पूरे विश्व में, जिसने देश का नाम रोशन किया, और आज वो लड़की अगर निकल के आई है और अगर ऐसा आरोप लगा रही है तो निश्चित तौर पर इस आरोप की जांच होनी चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जब ये लड़कियां मेडल जीत के लाती हैं तो प्रधानमंत्री जी उनको घर बुलाकर उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। अगर आज यही लड़कियां अगर आरोप लगा रही है यौन शोषण, तो क्यों नहीं इनको प्रधानमंत्री जी बुला के इनसे बात करके इनसे पूछते हैं, क्यों नहीं इनके साथ बैठ के चर्चा करते कि क्या समस्याएं हैं? और निश्चित तौर पे अगर प्रधानमंत्री जी पहले दिन ये कर लेते तो मुझे लगता है इतना बड़ा बवाल या बखेड़ा नहीं खड़ा होता, और आज पूरे देश को इतना शर्मसार नहीं होना पड़ता कि जो बच्चियां मेडल जीत के लाई वो आज जो है सड़क पे बैठी हैं, और वो भी जंतर मंतर पे। और लोकतांत्रिक प्रदेश में आपने बिजली काट दी, उनका खाना काट दिया, ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ का न्याय है? इस देश में क्या आज अपने लिए मांग रखना भी आज पाप हो गया है क्या? आप उनका खाना बंद कर रहे हो, उनका पानी बंद कर रहे हो, बेचारे बीमार हैं, बीमारी में आप उनको डॉक्टर नहीं लेने दे रहे हो, तो ये किस तरीके का आप जो है
व्यवहार इन पहलवानों के साथ कर रहे हो। तो ये तो बड़ा गहन जांच का विषय है। उसमें आप और ये कहते हैं, बृजभूषण जी कहते हैं ये राजनीति हो रही है, तो इन सरकार इनकी, सीबीआई इनकी, ईडी इनकी, पुलिस इनकी, क्यों नहीं ये जांच करा देते हैं? जांच करा दें, दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। एफआईआर हो गई होती, अभी तक जांच हो गई होती, तो मुझे लगता है कि इस तरीके का जो देश को शर्मसार होना पड़ा वो नहीं होना पड़ता। आज विनय भाई आप भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि पहले ही प्रधानमंत्री ने बुला लिया होता, पहले ही एफआईआर दर्ज हो गई होती, शायद पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया होता, नैतिक आधार पर ही सही कि आरोप लगा है, तो बहुत सारी चीजें बदल चुकी होती, परिदृश्य बदला हुआ होता। एके मिश्रा साहब मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। एके मिश्रा साहब, पिछले काफी समय को अगर मैं देखता हूं तो खेल फेडरेशन या संघों के खिलाफ इतने बड़े तरीके से खिलाड़ियों ने कोई प्रदर्शन किया हो याद नहीं आता। शायद 1955 की बात होगी, कोई एक एथलीट थे जिनको कि शायद सेलेक्ट नहीं किया गया था, उनके साथ पत्रकारों ने प्रदर्शन किया था और बाद में वो एक प्रतियोगिता में गए भी थे, उनको बाद में भेजा भी गया था। लेकिन कोई बड़ा प्रदर्शन एक साथ होकर पहलवानों का या किसी भी खेल के खिलाड़ियों का सामने नहीं आता, और वो भी गंभीर आरोपों के साए में। देखिए एंकर महोदय, ये जो आरोप है भारतीय समाज, सभ्य समाज और संस्कृति के लिए बहुत ही खतरनाक आरोप है, और इस पे न बीजेपी न कांग्रेस की बात होनी चाहिए। जो पीड़ित है उनको न्याय मिलना चाहिए, ये मेरा पहला ओपिनियन है। मैं सारे दर्शकों को ये बोलना चाहता हूं कि भारतीय संविधान और न्याय प्रक्रिया पे आप विश्वास रखिए, न्याय मिलेगा। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है नारायण दत्त तिवारी, जो कितनी बार मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे ने जब क्लेम किया कि वो उनका बायोलॉजिकल बेटा है, तो कोर्ट ने कितने सालों के बाद उस केस में भी न्याय किया। दूसरी चीज, एक बड़ी सोचने वाली बात है, पिछले कई सालों से मी टू का केस चला था, जिसको देखो वही 10 साल बाद, 5 साल के बाद, 20 साल के बाद। एक तिवारी जी थे जिनको किसी गलत केस में फंसा दिया गया था, यूपी वगैरह किधर की ये खबर थी, 25 साल उनका पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया था, तब वो छूटे थे। सवाल ये है कि उस वक्त भी 100 नंबर था, पुलिस थी, हरियाणा पुलिस, ये सब मंत्री मिनिस्टर, पक्ष विपक्ष था। इतनी बहादुर हमारी लड़कियां हैं जो पूरे विदेश में देश का नाम रोशन कर सकती हैं, रेसलिंग वगैरह में। भारतीय समाज की मानसिकता समझिए, चौराहे पे अगर कोई छेड़खानी करता है तो हमारी माताएं, बहनें, बेटियां और पुरुष भी जो रहते हैं वहीं पे न्याय कर देते हैं, वहीं पे इस तरीके के अपराधी की सुनवाई और न्याय सब कुछ वहीं पे हो जाता है। इतने साल बीत गए, एक 100 नंबर पे फोन पता नहीं इन्होंने किया कि नहीं किया, नहीं किया तो क्यों किया? भाई किसी के आगे झुक करके, शोषण करवा करके क्यों सफलता की सीढ़ियां चढ़नी है? उसी वक्त जब आपके साथ ये चीज हो रहा था तो आपके साथ पूरा पक्ष विपक्ष खड़ा होता, उस वक्त भी खड़ा होता। क्या आपने कभी 100 नंबर पे फोन किया? इतने सारे महिला आयोग हैं, आपने कभी कोई ट्वीट किया? अगर आप नहीं बोल पाते थे तो महिला पुलिस को जाके बोलिए। ये इस एंगल से भी देखना, हालांकि देखिए न्याय प्रक्रिया चल रही है, ये सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं विपक्ष के लोगों से और बहुत सारे लोगों से इस एंगल पे भी मैं पूछना चाहता हूं कि भाई जिस वक्त घटना होती है उस वक्त ऐसा क्या डर बैठा हुआ था? मैं ये भी मानता हूं कि महिलाओं की स्थिति बड़ी अजीब होती है, प्रेशर के कारण वो ऐसी घटनाएं होती हैं कि 10-10, 20-20 साल तक वो बोल नहीं पाती हैं। लेकिन अगर इतने सभ्य समाज, इतने उन्मुख और जागरूक समाज की बात करें तो इमीडिएटली 100 नंबर पे फोन करते, नहीं कर पाते तो कहीं छुप के ट्वीट कर देते, ईमेल भेज देते, महिला आयोग है तो उसी वक्त ये न्याय हो जाता। इसके पीछे क्या कारण है कि 5 साल के बाद एक बार आपने किया, उसके बाद अच्छा जब सारे नेता विपक्ष के आएंगे तभी आप न्याय की मांग करेंगे? क्या इसके पहले आप कभी गए एफआईआर लिखाने? अगर नहीं तो कोर्ट के थ्रू आपको जाना चाहिए था, महिला आयोग के थ्रू जाना चाहिए था, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। इसके पीछे ये क्या है, ये इस पे बहस होनी चाहिए। ठीक है रितु जी आपका रुख करूंगा, इस पर भी आपका रुख करूंगा, लेकिन इससे पहले मनोज जोशी का रुख कर लूं, हमारे एडिटर हैं स्पोर्ट्स और इस वक्त जंतर मंतर पर पहुंचे। मनोज जी, आपने सुना अभी एके मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, उन्होंने कहा कि इतने सभ्य समाज का हिस्सा हैं, इतने बड़े नाम हो चुकी हैं महिलाएं, जब ये कुछ हुआ था क्या इन्होंने किसी तरह की पुलिस, महिला आयोग कहीं कुछ कंप्लेंट की थी? आज जो चीज कर रही हैं जिसका इतना असर हो रहा है, क्या इन्होंने तब ऐसा पहले कुछ किया? आपसे बातचीत में कुछ कहा है इन्होंने? देखिए थोड़ा मौसम खराब है और जितने कनेक्शन मिल पा रहे हैं उससे मैं जितना मैं समझ पाया हूं उसका जवाब मैं देने की कोशिश जरूर करूंगा। दरअसल ये पूरा जो मामला है 2 बातों पर टिका हुआ था। पहला था यौनाचार वाला,
जिसके बारे में हमको टिप्पणी हमें करना बहुत मुनासिब नहीं होगा, दुर्भाग्यपूर्ण हम कह सकते हैं। जांच का विषय है। कोई कहता है कि इसके पीछे पुलिस, इनके पीछे जो है उद्योगपति हैं, उनके पीछे दीपेंद्र हुड्डा से लेकर तमाम पॉलिटिशियन लगे हुए हैं, एक बड़ी ताकत लगी हुई है। खैर ये एक अलग वर्जन है, लेकिन दूसरा पक्ष जो है मुझे लगता है वो बैठकर शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाया जा सकता था, क्योंकि उसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि जो ट्रायल है, पहलवान ट्रायल देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि 3 महीने पहले जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया गया था, वहाँ पर विनेश फोगाट का एक बयान था कि हम सीधा ओलंपिक में भाग लेंगे, हम नेशनल्स में भाग नहीं लेंगे। अब जब आप नेशनल्स में भाग नहीं लेंगे तो फिर कैसे आप कैंप के लिए अपनी स्थिति मजबूत करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो नियम है, कायदे कानून है, कोई भी जो खिलाड़ी है खेल से बढ़कर नहीं है, आपको कायदे कानून तो मानने ही पड़ेंगे। नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल कैडेट चैंपियनशिप, नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट, आप उसमें अगर भाग नहीं लेंगे, ठीक है 25 टूर्नामेंट होते हैं, ये अपने आप में कुश्ती के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, विशिष्ट चीज़ है, जो और खेलों में आमतौर पर एक शूटिंग को छोड़ दो तो अमूमन नहीं होते इतने सारे आयोजन। लेकिन अब यहाँ पर फेडरेशन का कहना है कि जिसमें अगर बजरंग पूनिया भाग नहीं लेंगे, विनेश फोगाट भाग नहीं लेंगी या अमित दहिया भाग नहीं लेंगे, तो उससे क्या होगा, या रवि दहिया भाग नहीं लेंगे, तो उससे स्थिति जो है ना, एक स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें बैठकर तय की जा सकती थी कि भाई 4 कंपटीशन में बजरंग पूनिया उतर जाएं, 25 में से 4 में साक्षी मलिक उतर जाएं, 5 में रवि दहिया उतर जाएं। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों का बैठकर समाधान किया जा सकता था। और रही बात ट्रायल की, तो ट्रायल को लेकर भी जो एक नई शैली गढ़ी गई है अभी, मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं कहीं इस प्रदर्शन के पीछे आधार बनी है। देखिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं अब तो बिल्कुल खत्म हो गई हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल ही खत्म हो गया है और अब नए चुनाव होने हैं, और इसलिए अब अगर ये कहा जाए कि उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, अब कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है। अब तो ये है कि अगर नहीं, खिलाड़ियों के एंगल पर जो आपने बात कही कि किसी टूर्नामेंट में जाना है, हम सीधे ओलंपिक जाएंगे, नेशनल नहीं खेलेंगे, इन तमाम चीजों को माना जाए, क्या ये खिलाड़ियों की व्यक्तिगत जो बातें हैं ये इस प्रदर्शन की जड़ में कहीं बहुत ही मौजूद हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? जी हाँ, देखिए 2 पार्ट हैं, एक दंगल पार्ट 1, एक दंगल पार्ट 2। ये दंगल पार्ट 1 है, जिसका मैं यही कह रहा हूं कि इसका समाधान निकल सकता था बैठकर बातचीत के जरिए। लेकिन जो दूसरी समस्या है यौनाचार वाली, वो एकदम मैं समझता हूँ बहुत संवेदनशील मामला है, उस पर हमें टिप्पणी भी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। वो वाकई जांच का विषय है, लेकिन अब पुलिस पर भी भरोसा करना चाहिए। लेकिन पहली वाली जो समस्या है, उसमें पहलवानों की जो महत्वाकांक्षाएं थी, वो कहीं ना कहीं समस्या की जड़ में थी, मूल में थी, और उससे समस्या और ज्यादा विकराल रूप धारण करती चली गई। फेडरेशन अपने अनुशासन की दुहाई देता रहा, लेकिन पहलवान उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका यही कहना था कि जो काम पहले चलता रहा उसी को बरकरार रखा जाए, लेकिन फेडरेशन इसको नए सिरे से क्रियान्वित करना चाहती थी। जी ठीक है, फेडरेशन नए सिरे से क्रियान्वित करना चाहता था, लेकिन खिलाड़ी भी अपनी चीजें थोपने पर लगे हुए थे। प्रवीण अत्रे मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवीण, बुरा बर्ताव होगा, बदइंतजामी होगी, कम्युनिकेशन गैप होगा, ये सारी समस्याएं या फिर खिलाड़ियों की अपनी महत्वाकांक्षाएं, जैसा मनोज जी कह रहे हैं, इन्हें सुलझाया जा सकता था दंगल पार्ट 1 की तरह। लेकिन जब बात यौन शोषण की आ जाए तो बहुत सारी चीजें हाथ से बाहर नहीं निकलती, बहुत सारी चीजें फिर कानून के दायरे में आ जाती हैं। अभी जो कुछ भी आपने हमारे दूसरे पैनलिस्ट को सुना, उस पर क्या आपको लगता है कि कहीं बहुत गलतियां हो गई शुरू में? हो सकता है प्रधानमंत्री जैसे मिलते थे, बुला सकते थे, हो सकता है कि आगे बढ़कर फेडरेशन बैठ जाती, चीजों को सुलटाया जा सकता था, जो नहीं किया गया। नहीं, देखिए जो मनोज जी कह रहे थे कि अगर यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है, बहुत संगीन आरोप है, और हम भारतीय संस्कृति के लोग इस विषय को भावनात्मक दृष्टि से देखते हैं। लेकिन मिश्रा जी ने जो बात कही कि हमें कानूनी दृष्टि से भी देखने की आवश्यकता रहती है। मिश्रा जी ने बाकायदा मीटू का जिक्र किया। अब मीटू के दौरान 2018 के अंदर एक निजी चैनल ने एक प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम में इन खिलाड़ियों को बुलाया था। यही खिलाड़ी थे जिसके अंदर जो इंटरव्यू दे रहे थे, वो वीडियो भी उपलब्ध है, हम चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। उस वक्त ये अपने इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है, और साथ में इन्होंने तो यहां तक कहा कि हम पहलवान हैं और हमें पता है कि हमें ऐसी परिस्थिति से कैसे निकलना है, शायद इस वजह से हमारे साथ कभी ऐसा ना हुआ हो। तो जब हम किसी विषय को बजाय भावनात्मक दृष्टि से देखने के अगर कानूनी दृष्टि से भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें चीजें समझ में आना शुरू हो जाती है।
लेकिन यहां हो क्या रहा है, पूरी तरह से राजनीति। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, देखिए साहब आपने खिलाड़ियों की बिजली काट दी, पानी काट दिया। साहब दिल्ली में सरकार आपकी है, बिजली पानी आपकी सरकार कंट्रोल करती है, तो वो आपने काटी होगी अगर आपके आरोप को सत्य मान लिया जाए। लेकिन आप उसमें नाम किसका ले रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। तो उससे में समझ में आता है कि इससे बड़ी राजनीति क्या होगी। उसके बाद देखिए अभी जो बहन जी बात कर रही थी, वो बहन जी ये कहती है देखिए सरकार ने केवल कमेटी का आश्वासन देके छोड़ दिया। अब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बाकायदा कमेटी बनाई गई। पहले कमेटी में 5 सदस्य थे, बाद में इन्हीं खिलाड़ियों की आग्रह के ऊपर एक छठा सदस्य रखा गया। ये सब हम जानते हैं। उसके बावजूद अगर कोई विपक्षी पार्टी का प्रवक्ता आके ये कहे कि जी सरकार ने तो कमेटी का आश्वासन देकर छोड़ दिया था, तो क्या हमें समझ में नहीं आता कि किस तरह की राजनीति करने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। अच्छा, कमेटी की रिपोर्ट कहाँ जाता है कि देखिए जी देखिए ऐसा है कि पहले कमेटी को 1 महीने का समय दिया गया था, उसके बाद कमेटी का समय जब 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया गया और बाकायदा कमेटी के अंदर जो सदस्य थे, अब तो उनके बयान भी मीडिया के अंदर उपलब्ध है। मुझे लगता है अगर हम उन कमेटी के सदस्यों के बयान को ही देख ले तो हमें समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। बजरंग जो हमारे योगेश्वर दत्त है वो सार्वजनिक बयान दे चुके हैं कि कमेटी की जांच में वीडियोग्राफी हुई है बाकायदा सभी की और किस तरह से रिपोर्ट बनी है, वो तो सब सार्वजनिक हो चुका है। ऋतु चौधरी आपने सुना अभी प्रवीण अत्रे को, लेकिन यहाँ पे एक ऋतु चौधरी क्या कह रही थी, नहीं प्रवक्ता है कांग्रेस की, देता हूँ, ये कह रहे थे कि साहब देखिए इसके पास हाँ ये एक बात और बोल रही थी कि देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर 30-40 मुकदमे हैं, उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए था। देखिए पहले तो जो मामले हैं वो कोर्ट में है, तो न्याय कोर्ट ने करना है, कोर्ट उसके ऊपर अपना न्याय करेगा। लेकिन अगर इनके तर्क को मान लिया जाए तो राहुल गांधी जी को तो कांग्रेस को कल ही निकाल देना चाहिए। 12 मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं, एक मुकदमे में सजा खा चुके हैं, भ्रष्टाचार के मुकदमे ठीक है ऋतु चौधरी मानते हुए राहुल गांधी को निकाल देना चाहिए पार्टी। ऋतु चौधरी क्यों रखा हुआ है राहुल गांधी जी को पार्टी के अंदर, निकालिए उनको बाहर। अरे पहले तो आप अपनी जानकारी मतलब इस तरह के तर्क देकर क्या साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात, अरे उनपे तो आरोप है, एक में तो सजा हो चुकी है बहन जी, एक में तो सजा हो चुकी है, सजा हो चुकी है बहन जी। भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे है वो राहुल गांधी। भ्रष्टाचार के मामले में अत्रे साहब कहाँ जा रहे हैं? अत्रे साहब ठीक है राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर है, ठीक है आप मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर, मैं मुद्दे पर रहना चाहता हूँ। मतलब पूरी राजनीति करोगे, जो भी आपके मुंह में आएगा मन में आएगा आप बोलोगे। आप कानून का सम्मान कीजिए, कोर्ट मामले में कोर्ट इन्वॉल्व है तो कम से कम इंतजार कर लीजिए। आपकी चाटुकारिता का जो है मैं समझ रही हूँ, कितने बेचैन हैं आप अपने आप को दिखाने के लिए। इससे बड़ी चाटुकारिता क्या होगी जिस तरह के कुतर्क आप कर रही है यहाँ पे बैठ के। कम से कम कानूनी दृष्टि से विषय को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वो आपकी मजबूरी है, क्योंकि शाहीन बाग के पीछे भी आप ही लोग थे, तथाकथित किसान आंदोलन के पीछे ही आप लोग थे। एक दूसरे को सुने तो कहीं बेहतर होगा। आप जैसे जाहिल गवार लोगों से बात करने का भाषा से शब्दों को संभाले। ऋतु जी शब्दों को संभाले, समझदार लोग हैं। ऋतु जी ये बहस व्यक्तिगत नहीं है। इसको आप जाहिल गवार बोल रहे हैं, उसके बारे में जानते ही क्या हो आप? क्या जानकारी है आपकी मेरे बारे में जो आपने जाहिर ऋतु जी शब्दों को भी संभाले, ये बहस व्यक्तिगत नहीं है। सभी लोग एक पार्टी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए वक्त दूंगा, मैं कपीश भाई के पास इस वक्त जाना चाहूंगा, कहीं बेहतर चीजें मुझे उनसे मिल जाएंगी। कपीश भाई अभी बीच में बात निकल कर आई कि सारी चीजें जब शुरू हो गई हैं, एफआईआर दर्ज हो गई है, तो मेरा भी आपसे सवाल है कि एफआईआर दर्ज हो गई है, इन्वेस्टिगेशन और जांच को हो जाने देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की नजर वैसे ही बनी हुई है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जब प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कर ली गई है और समुचित धाराओं में अंकित की गई है, एक पास्को का अलग केस है, तो निश्चित रूप से जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, जो मुकदमा विवेचक है, अब उनको चाहिए कि वो अपनी विवेचना प्रारंभ करें। और अगर उनको उचित लगता है, क्योंकि देखिए अगर अमूमन आम आदमी का ये केस होता है तो सबसे पहले तो गिरफ्तारी होती है, उसके बाद ही कुछ होता है, तो वो मुकदमा विवेचक तय करें कि कानून उनको किस हद पर क्या शक्ति प्रदान किया हुआ उस इस तरह से लें। लेकिन मैं मिश्रा जी के कुछ तथ्यों पे, कुछ अपने अन्य मित्रों के कानूनी तथ्यों पे बात कहना है। जैसे मिश्रा जी ने कहा, एक मी टू का उन्होंने उदाहरण दिया था और साथ में ये भी कहा कि मान लीजिए अगर किसी समय में कोई व्यक्ति जो है कुछ लाभ पाने के लिए उसने अगर उसके साथ इस तरीके की चीजें घटित हुई, तो मैं आपको कह दूं कि कानून के अंदर स्पष्ट है कि अगर कोई जो है इस तरह के अनड्यू इन्फ्लुएंस करके अगर आप किसी से यौन संबंध स्थापित करते हैं तो वो इंटरकोर्स जो है वो अगर पर्याप्त इंटरहेंस ना भी हो तो बावजूद इसके बलात्कार की श्रेणी में आएगा और वो पेनलाइज होंगे। इस पे कोई समय की सीमा नहीं। दूसरा, मी टू के अंदर जो बातें आपने कही, आपको याद होगा मिश्रा जी कि उस पर एमजे अकबर साहब मंत्री थे और कैबिनेट मिनिस्टर थे और उनको पार्टी ने कैबिनेट मिनिस्टर पद से हटाया, लेकिन ये हटा देना नाकाफी।
क्योंकि अगर 32 महिला पत्रकार और बड़े पत्रकार थी, अगर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि उनके साथ इस तरीका का इन्होंने अनड्यू इन्फ्लुएंस करके किया, तो वो संकित धारा के अंदर आता है और आप 376 डी के अंदर उसको लेकर के आप बाकायदा एफआईआर दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी और उनको न्यायालय के समक्ष एक एक्यूज के रूप में पेश करना चाहिए। यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के हम लोग देश में जन्म लिए हैं। अगर नारी की इस मसला से किसी भी किस्म से कोई समझौता किया जाता है तो वो अनुचित होगा और ये होना चाहिए था। ये कह देना कितना लेट हो गया या वो उस समय भी चाहती थी और वो कुछ और ऊपर जाना चाहती थी इसलिए उन्होंने कर लिया, तो आप इस चीज को जब भी वो प्रकाश में लेकर के आएंगे कि उनको इस तरीके से उकसाया गया था, तो वो 376 की कोटि में आएगा, बाकायदा सजा हो जाएगी। और ये तथ्य जो है आपके वो विधिक रूप से सही नहीं है। हाँ, नैतिक रूप से आप इस बात को कह सकते हैं कि भाई अगर ये सारी चीजें थी तो बताइए, तो कंसेंट था और ये सारी चीजें, वो तो मुकदमा के नहीं, उन्होंने कंसेंसस की कोई बात रखी नहीं थी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये कह रहे थे कि एक ऐसे समाज से आती हैं ये सभी लोग जहां पर उनका प्रभाव है, देश पर प्रभाव है, देश के वरिष्ठ लोगों पर प्रभाव है, जहां पर उनके पास ये ताकत है कि वो अपनी बात को अगर उनके खिलाफ कुछ होता है बिना समय गंवाए सामने रख सकती हैं। इस पर वो बात अपनी कह रहे थे विनय मिश्रा। मैंने भी सुना है। उसका दूसरा पहलू ये भी है, मैं भी समान प्रज्ञावान व्यक्ति हूँ, एक बात को सीधे ना करके दूसरी तरफ से कही उन्होंने बात। ठीक, जो लेट उन्होंने मी टू की बातें कही, वो फिर साथ में ये भी कहा कि वो भाई रेसलर हैं, जैसे आज लेकर के आ रही है ये बहुत पहले भी लेकर आ सकती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कानून की दृष्टि में जिस दिन ये एक स्त्री अपनी अस्मिता को लेकर के आती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होगी, ये विधिक। अच्छा ठीक है, रितु मेरे साथ जुड़ी हुई है और विनय और मेरे साथ एके मिश्रा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एके मिश्रा साहब के पास मैं जाऊंगा, पहले रितु चौधरी आपके पास। आपको लगता है ये प्रदर्शन भारत में खेल के संगठन संघों में एक बड़े बदलाव का कारक या फैक्टर बनने वाला है? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि आइंदा से जो है इस प्रकार का जो ये मामला आया है आगे से नहीं आएगा और जो सरकार इस चीज में संज्ञान लेकर और आगे जो है अच्छे लोगों को जो है कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाएगी। लेकिन मैं एक चीज ऐड करूंगी, मैं मिश्रा जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। मिश्रा जी ने बोला कि ये लड़कियां पहले नहीं बोली, पहले भी तो बोल सकती थी। देखिए, अब पहले नहीं बोली, अब बोली, अब क्या हुआ? अभी भी पुलिस जो है, पुलिस ने अभी तक भी संज्ञान नहीं लिया, सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, एक ट्वीट तक जो है भाजपा ने नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूँ, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कहाँ है? कम से कम एक ट्वीट ही कर देती। रेखा शर्मा जी कहाँ है, जो वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन है? उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया। क्या महिलाओं की भाजपा में है केवल इसलिए? क्या वो महिलाओं की जो है बात भाजपा और कांग्रेस की यहाँ पे नहीं है? एक शब्द मैम देखिए, बात भाजपा और कांग्रेस की नहीं है। अभी राजस्थान में ही कोई एक ऐसा रेप का केस हुआ था, जला दिया गया था। मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। किसी के भी सम्मान के ऊपर अगर अपने राष्ट्र में आता है तो पहला क्या होता है कि भाई आप इमीडिएटली जो अधिकारी हैं, पुलिस है, केस करिए। मेरा क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर इतने सफल आदमी, चाहे महिला हो या पुरुष, और ये बोले कि हम किसी कारण से इमीडिएटली नहीं गए और 5 साल के बाद उनको याद आता है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो ये भी एक तरीके से उन्होंने पूरे समाज के साथ उन्होंने अन्याय किया है। प्रभाव है, कोई बहुत दबी कुचली गांव की, देखिए मीटू जैसी साजिशें भी चलती रही है। आपको ऐसे भी केस आए हैं जहां पे फर्जी रेप केस में फंसा दिया, फर्जी जो है डाउरी के केस में फंसा करके लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आप कानून की विवेचना की बात है, सत्य सामने आएगा। मेरा सवाल ये है कि इतने विद्वान लोग जो है, इतने पावरफुल लोग हैं, क्यों नहीं, जब आपने, मैं ये बोलता हूँ किस डर के कारण आपने जो है ये सब चीजें 5 साल तक होने दिया? ऐसा क्या डर था? क्यों नहीं उसी वक्त आपने बोला कि भाड़ में जाए? इसका मतलब मेरे भारतीय जनता पार्टी को जस्टिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब पुलिस को बुलाया, इसका मतलब हमारे भारतीय जनता पार्टी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। कपिल जी, ठीक है, हमेशा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब फोन कर दिए होते तो वही पे न्याय हो जाता तुरंत। बोलने से थोड़ी सच हो जाता है। कपिल जी, अभी आप पूरी बात इस वक्त सबकी सुन रहे होंगे। बात सच नहीं साबित हो जाती। बोलिए रितु, बोलिए, पहले आप बोल लीजिए, फिर बात करता हूँ। महिला पुलिस
जितना हल्ला मचा रहे हैं, न्याय मिलना चाहिए, देर हो सवेर हो, लेकिन उसी वक्त किए होते तो एक दूसरी नजीर बनती। ज्यादा जोर से बोलने से या चीखने से झूठ सच नहीं हो जाता, पहली बात तो ये समझ लीजिए। तो आप मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो आप बोल रहे हैं वो सब सच है, मतलब फिर तब कोर्ट क्यों जा रहे हैं? अगर सारे प्रमाण आप दे रही है तो कोर्ट में जाकर के शपथ लेके एक पार्टी बनिए। जितने प्रवक्ता नेता यहाँ आ रहे हैं उनको बोलिए कि कोर्ट में जाके पार्टी बने और बोले न्यायालय में कि हमारे पास साक्ष्य है, मैं गवाह हूँ। जाएगा कोई नेता, कोई प्रवक्ता, कोई पार्टी बनेगा? ठीक है। अब मेरे पास समय कम है, आप लोग मेरे साथ शामिल हुए, लेकिन मनोज जोशी, उनसे एक कमेंट ले लेता हूं। मनोज जी, अब दिल्ली पुलिस ने जो पूछताछ का अपना दिल्ली पुलिस को शुरू करने वाली है, क्या अब कल ये खिलाड़ी अपना बयान दर्ज करने जाएंगे 161 के तहत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे शुरुआत जो है खिलाड़ियों से ही होगी और खिलाड़ियों से पूरी तहकीकात की जाएगी, उसके सबूतों के बारे में उनको समय दिया जाएगा और सबूतों के बाद जो है फिर उसके बाद जो है बृजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछे जाएंगे और यदि उनको लगता है कि ये किसी तरह से जांच को प्रभावित नहीं कर सकते तब तक तो सब सही है। अगर लगता है कि जांच को प्रभावित कर सकते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये लीगल का व्यक्ति ज्यादा अच्छा तरीके से बता पाएगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा चार्जशीट उसके बाद दर्ज होगी। लेकिन अभी वो पूरा प्रोसेस जो है लंबा है। लेकिन मैं पहलवानों से व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि मैं कुश्ती से जुड़ा रहा हूँ पिछले 25-30 साल से, और बस यही है, मैं तो यही इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स की तरफ से अपील करूंगा कि अब धरना प्रदर्शन छोड़ें, अपनी प्रैक्टिस पे जाएं, क्योंकि अगले महीने जासर डोगू टूर्नामेंट तुर्की में होने वाला है, ससारी कप इटली में होने वाला है, एशियन गेम्स की तैयारी हो रही है, ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट होने वाला है। और वो आरोप किसी महिला की अस्मिता पर सवाल उठाते हुए यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आपने जो जानकारी दी उसके मुताबिक खिलाड़ियों के अपने पर्सनल इश्यूज भी थे, जिसके बाद ये आरोप भी सामने आया है यौन शोषण का। लेकिन यौन शोषण, बदइंतजामी, बुरा बर्ताव, चीजों की उपलब्धता न होना उनसे कहीं ज्यादा गंभीर है और देश की उन महिलाओं पर, उनकी अस्मिता पर सवाल खड़े जरूर करता है। हम राजनीतिक रूप से कितना ही विचारधारा में दूर हो जाएं एक दूसरे से, लेकिन एक बात तो तय है, जब बात खेलों की आएगी तो उसके लिए देश के हर नागरिक को प्रधानमंत्री तक आगे बढ़ना होगा, जैसे प्रधानमंत्री बढ़ते रहे हैं। और जब बात महिलाओं के सम्मान की आएगी, जो मेडल दिलाते हैं, तो सभी को आगे बढ़ना होगा। सच लाने के लिए हर छोटी कोशिश बड़ी कोशिश के ही समान होती है। हर कोशिश का किया जाना बहुत जरूरी है। देश के सवाल में फिलहाल इतना ही।